का जो हमारा टॉपिक है ये सोल्यूशन से मैं लेकर चल रही हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन में ना बेसिकली 3 जगह है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फर्स्ट इज योर सीपी, अदर इज योर एब्नॉर्मैलिटी, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, थर्ड इज योर हेनरीज लॉ। इसके अलावा मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि सोल्यूशन से कुछ आए। दोबारा सुन लो, सोल्यूशन के मेन 3 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट इज योर एब्नॉर्मैलिटी, सेकेंड इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज योर हेनरीज लॉ। जहां से मुझे पूरे चांस लगते हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो उन तीनों टॉपिक में से आज मैं पहला टॉपिक उठा के चल रही हूँ जिसको हम सीपी बोलते हैं। आप लोग देखना, नोटिस करना, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये उठता है, व्हाट इज सीपी। व्हाट इज सीपी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग सीपी बोलते हैं, विच टोटली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो व्हाट इज सीपी? विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस प्रॉपर्टीज को जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा या नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा उसको हम सीपी बोलते हैं। तो आपसे पहली डिफाइन ये पूछाती है व्हाट इज सीपी, तो आप भी क्लियर कट बता देना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे या नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे उसको सीपी कहते हैं। पहली डिफाइन पूछी जाएगी। इसके बाद हमारे पास 4 सीपीज हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी होती ही हमारी सीपी खत्म हो जाती है, जिसको हम टॉपिक 1 बोलते हैं, जिसको हम टॉपिक 1 बोलते हैं। और टोटल 3 टॉपिक है जहां से मुझे लगता है आएगा। कोई दिक्कत? अब कैसे? मेरी बात सुनो, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास ग्लूकोज है। ये मेरा 1 मोलर, ये मेरा 2 मोलर, ये मेरा 3 मोलर, ये मेरा 4 मोलर। अब आप लोग खुद जज कर सकते हो कि किसके मोल्स ज्यादा, किसके मोल्स ज्यादा। ऑब्वियसली 4 वाले के, फिर 3 वाले के, फिर 2 वाले के, फिर 1 वाले के। तो सीपी का मतलब है दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसको हम सीपी बोलते हैं। अब सुनो, सीपी हो गया। सीपी के बाद आपके पास आता है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। तो जिसका सीपी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड, क्योंकि एलिवेटेड का मतलब है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा जी? ज्यादा। जिसका सीपी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ज्यादा कर दो। जिसका सीपी ज्यादा उसका ओपी ज्यादा, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्यादा कर दो। जिसका सीपी ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड, क्योंकि वर्ड क्या है बेटा जी? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है कम कर दो, तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपका डिप्रेशन दिखेगा। सीपी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ओपी ज्यादा, बट फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो कम होता जाएगा। सीपी इज इनवर्सली टू फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप लोगों से एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भैया एक नाम था बॉइलिंग पॉइंट, एक नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, एक नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज द रॉन्ग आंसर, कि वो सीपी नहीं होती। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द सीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द सीपी, ओपी इज द सीपी, आरएलवीपी इज द सीपी। खाली वीपी बोलू तो वो सीपी नहीं है, खाली बीपी बोलू, बॉइलिंग पॉइंट बोलू तो वो सीपी नहीं है, खाली फ्रीजिंग पॉइंट बोलू तो वो सीपी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द सीपी, माइंड दिस। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा वही आपका सीपी होता है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। को यहां तक प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज, अब मैंने क्या करा, आई हैव ग्लूकोज, सपोज आई हैव NaCl, ओके, आई हैव MgCl2, ओके, आई हैव AlCl3, ओके, आई हैव K4FeCN6, ओके। सब 1-1 मोलर के हैं, सब 1-1 मोलर के हैं, सब 1-1 मोलर के हैं, ओके। अब इसके बाद प्लीज देखिए आप लोग, अब सब 1-1 मोलर के हैं, तो ग्लूकोज में पार्टिकल कितने? 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, बेटा जी 4 और 1 5, 1 2 3, 1 और 3 4, 4 और 1 5। ये पार्टिकल है। आप लोगों को पार्टिकल कैसे गिनना है? NaCl 2। अगर आप आज ध्यान से सुनोगे ना, मैं लिटरली कह रही हूं, आपके 4 या 5 नंबर बोर्ड के विद रिस्पेक्ट में पक्के हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो।
अब आपकी मर्जी है, आपको उस चीज का फायदा उठाना है या नहीं उठाना, कि भाई आप, मैं न्यूमेरिकल करा रही हूं तो आप फटाफट से खुद से लिखो, करने की कोशिश करो। एक और एक दो, एक और दो तीन, एक और तीन चार, चार और एक पांच, कोई दिक्कत? तो जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका सीपी ज्यादा, जिसका सीपी ज्यादा उसका ओपी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बोलूं तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? उल्टा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या वर्ड है? डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट में ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। अगर यही मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलती तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता, इसका होता, कोई दिक्कत? तो ये मतलब होता है सीपी का। सीपी इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? फर्स्ट स्लाइड क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज बेटा जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। एलिवेशन का मतलब ही बताता है बढ़ोतरी, एलिवेशन का मतलब ही पढ़ाता है बढ़ोतरी। लेकिन ये बात क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी। अब इस बात को हमने समझना भी है, बढ़ोतरी क्यों हुई। लेकिन उससे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ना वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कोई कर्व लिया, सपोज यहाँ पे लिखना है वेपर प्रेशर, यहाँ लिखना है टेम्परेचर। अब आपको अच्छे से पता है ये आपके पास सोलवेंट है, ये सोलवेंट प्योर है, ये सोलवेंट क्या है? प्योर है। ये सोलवेंट आपका प्योर है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो दिख भी रहा है। अब आपने क्या करा? इस सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल दिया, इस सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल दिया। सल्यूट का नेचर नॉन वॉलेटाइल है। आपने सॉल्वेंट में, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सॉल्वेंट था, सल्यूट डाला, वेपर, सॉल्वेंट था, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो लिक्विड वेपर बनेगा, वो लिक्विड क्या बनेगा? वेपर। अब आपने इस प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? सल्यूट। सल्यूट का नेचर नॉन वॉलेटाइल। सल्यूट का नेचर कैसा? नॉन वॉलेटाइल। बेटा जी वो खुद तो वेपर बनाता नहीं था, तो दूसरे को बनाने के लिए हिंड्रेंस करता था। अब एक बात बताओ, मेरा मन नहीं है कहीं बाहर जाने का, तो मैं कह रही हूं मैं तो पढ़ाऊंगी, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा मन है तो तुम मेरे चक्कर में जा नहीं पाओगे। तो सल्यूट का नेचर नॉन वॉलेटाइल, तो वो खुद तो वेपर बनाता नहीं था और दूसरे के लिए हिंड्रेंस कॉज करता था। दूसरे के लिए क्या कॉज करता था? हिंड्रेंस। तो क्योंकि नेचर ऑफ सल्यूट नॉन वॉलेटाइल था, उसके चक्कर में ये वेपर प्रेशर घट के आया। तो आपसे पूछ सकता है कि ये आपको ग्राफ दे देगा, कहेगा ये ग्राफ बेटा जी बी है, ये ग्राफ बेटा जी डी है, ये बी है और ये डी है, तो डी वाला बी से कम क्यों आ रहा है? डी वाला बी से कम क्यों आ रहा है, वो तुमसे पूछेगा। तो आपने सिर्फ ये बताना है क्योंकि वो प्योर सोलवेंट का है। जब सोलवेंट में सल्यूट डाला तो सल्यूट का नेचर नॉन वॉलेटाइल था। क्योंकि उसका नेचर नॉन वॉलेटाइल था, वो खुद तो बनाता नहीं था, दूसरे के लिए हिंड्रेंस पोज करता था कि तू भी मत बना। समझ गए मेरी बात? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मतलब है वेपर नहीं बनाऊंगा तो प्रेशर कहां से आएगा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है मैं वेपर नहीं बनाऊंगा तो प्रेशर कहां से आएगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा था? नॉन वॉलेटाइल। इसलिए ये लाइन डिक्रीज होगी। अब मैं आपको बताती हूं, हिंड्रेंस 1 मतलब 1 मोलर, हिंड्रेंस 2 मोलर, हिंड्रेंस 3 मोलर। तो एक बात बताओ, 1 मोलर मिलाया, उसका नेचर नॉन वॉलेटाइल था, 2 मोलर मिलाया, 3 मोलर मिलाया, तो 1 मोलर मिलाने से अगर डिक्रीमेंट आ रहा है तो 2 मोलर मिलाने से ज्यादा आएगा। आपको 2 जने हैं रोकने वाले। अब 3 मोलर मिलाने से और ज्यादा आएगा। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा लोवरिंग हो रही है, ये बात याद रखना। अब मैं तुम्हें एक बंदी हूं जो तुम्हें रोक रही हूं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब मेरे जैसे 2, मेरे जैसे 3, तो एक बात बताओ, तुम्हारा बाहर जाने का रेट किस में कम होगा? 3 वाले में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके। अब सुन लो,
यहां पर मैंने एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखा, 180 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और मुझे पता है जब मेरा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, जब मेरा टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते थे हम? बॉइलिंग पॉइंट। ये लाइन सॉल्वेंट की, तो बेटा जी ये बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का। ये लाइन सोल्यूशन की, तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका? सोल्यूशन का। तो ऑब्वियसली आपको दिख पा रहा है कि ये लाइन, ये पॉइंट इससे क्या आया है? ज्यादा। क्योंकि ये पॉइंट इससे ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? एलिवेशन। क्या बोलते हैं वर्ड? एलिवेशन। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी किसका? सोल्यूशन का। टी नॉट बी किसका? सॉल्वेंट का। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी डायरेक्टली किसके निकला? मोलालिटी। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा जितने मोल्स आपके सल्यूट के आएंगे उतनी ज्यादा ये डिक्रीमेंट आएगा, और जितना ये डिक्रीमेंट आएगा उतना यहां पर इंक्रीमेंट है। जितना ये चीज नीचे जाएगी उतना यहाँ गैप बढ़ता जाएगा, और ये गैप बॉइलिंग पॉइंट है और वो डिक्रीमेंट वेपर प्रेशर का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, तो ये डायरेक्टली मिल गया। तो मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना था, तो मैंने यहाँ पे लगाया केबी। व्हाट इज दिस केबी? सुन लो, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, पहला पॉइंट। व्हाट इज दिस केबी? सुन लो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसे इसका नाम है, दो नाम है। अच्छा, आप पेपर में आता है डिफाइन कर। सुन, डेल्टा टीबी का मतलब होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तेरा वही कांस्टेंट इब्यूलियो। अगर ये वाली वैल्यू मन मान लो, इफ योर मोलालिटी इज 1, तो क्या हो जाएगा? सुनना मेरी बात। इफ योर मोलालिटी इज 1, तो डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन योर मोलालिटी इज 1। ऐसे डिफाइन करेंगे कि मेरा एलिवेशन इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर है जब मेरी मोलालिटी 1 है। जब मेरी मोलालिटी क्या है? 1 है। जब मेरी मोलालिटी क्या है? 1 है। तो अब आप लोगों ने क्या नोट करना है? मैं आपको दो बातें बोल रही हूँ। एक फॉर्मूला ये नोट करो जो अभी यूज होगा, प्लीज राइट। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। मोलालिटी क्या होती है? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इनटू में वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में बेटा जी 1000। तो ये मेरा हो गया डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। डेल्टा टीबी होता क्या है? टीबी माइनस टी नॉट बी। एक ये यूज करेंगे। एक और ट्रेंड में है केबी निकालने का फॉर्मूला, एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, आर गैस कांस्टेंट, टीबी उसका बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू में 1000। ये केबी निकालने का है, तो इसको साइड कर। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी पता होना चाहिए। एमआरटी स्क्वायर डेल्टा एच 1000, एमआरटी स्क्वायर डेल्टा एच 1000। तो ये मतलब है इसका। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज ये तीन फॉर्मूले लिख लीजिए। ये तीन फॉर्मूले भी बार बार यूज होंगे और न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। ग्राफ की डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। ग्राफ से केस स्टडी का क्वेश्चन उठने के चांसेस है। ग्राफ से केस स्टडी का क्वेश्चन उठा सकता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डिफाइन पूछ सकता है, इस तरीके से। क्लियर? लिख लिए ये तीनों फॉर्मूले? चलिए नेक्स्ट पे देखो। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा जी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यू मस्ट नो। अब आपने कुछ नहीं करना, एक मैं अप्लाई करना सिखा रही हूं, उसके बाद से मैं तुम्हारे से पहले अप्लाई कराऊंगी, बाद में खुद करूंगी, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अचीव हो। सुन लो, सबसे पहले आपसे क्या निकलवा रहा है? मोलालिटी। क्या निकलवा रहा है? मोलालिटी। तो मैंने पहला फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करी, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आ रहा है? मोलालिटी। समझ गए? आपके तीन फॉर्मूले थे, मैंने पहला उठाया क्योंकि उसमें वर्ड मोलालिटी था। अगर आपको ये अप्लाई करना आ गया ना, मैं लिटरली कह रही हूँ, फ्री के नंबर है, 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। सुन लो, आपको कह रहा है
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ओह यू आर माय केबी, खुद ही कह रहा है आई एम कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका मतलब तू मेरा क्या है, केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि तू मेरा क्या है, केबी। A solution of some organism in benzene boils at this higher than benzene, तू मेरे से इतना ज्यादा, तो ये डिफरेंस हुआ ना। तू मान लो मेरे पास कोई चीज 5 है, तुम्हारे पास 10 है, तो मैंने ये बोला तुम मुझसे 5 ज्यादा, तो वो चीज क्या निकली, डिफरेंस। वो चीज क्या निकली, डिफरेंस। मेरा बॉइलिंग पॉइंट तेरे बॉइलिंग पॉइंट से इतना ज्यादा, तो वो क्या निकला, डिफरेंस। बच्चे कहते हैं ये कैसे डिफरेंस हो गया, मैं तेरे को बोल के दिखा रही हूं, मेरे पास कोई चीज 5 है, तेरे पास कोई चीज 10 है या 12 है, 12 है मान ले, तो मैंने ये कहा अगर मेरे पास 5 है तो तेरे पास 12, तो मैंने कहा तू मुझसे 7 ज्यादा, तो ये 7 ज्यादा क्या है, डिफरेंस। तो यानी कि ये चीज क्या है, डिफरेंस। तो 0.126 डिवाइडेड बाय 2.52 इज माय एम, ऐसे अप्लाई करते हैं, और योर आंसर शुड बी इन मोल पर केजी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देख के भी तुझे गिवन था, डेल्टा टी भी तेरे को गिवन था, तुझे एम निकालना था, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, अब मुझे समथिंग वेट वेट दिख रहा है, वेट वेट दिख रहा है, तो मैंने पहले ही अपना फॉर्मूला ये वाला चूज कर लिया, डेल्टा टीबी के बी वेट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000, ये मैंने खुद ही चूज कर लिया। अब सुनो, आप लोग ये देखो, अब की बार आपको ये दे रखा है समथिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस, ओके, when 1.8 gram is added to this the boiling point raised to this, okay, इसका मतलब अब की बार आपको डिफरेंस गिवन नहीं है, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब बच्चे ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो वैसे फॉर्मूला तो ये है टीबी माइनस टी नॉट बी, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टीबी है और कौन सा टी नॉट बी है। मैली बात, अगर आप वैसे तो पढ़ के पता लग रहा है बेंजीन का इतना मतलब प्योर है, लेकिन अगर आपको ये शब्द समझ नहीं आते, कई बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं हमारे बस की नहीं है ये केमिस्ट्री पल्ले पढ़ना, तो मैं उनको ये कहूंगी बड़ा छोटा जानना तो जानते हो, कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है ये जानना तो जानते हो, अब खुद बता दे ये बड़ा या ये नीचे वाला, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, कितना आ रहा है 0.88। कोई दिक्कत, आप बड़ा छोटा जानना तो जानते हो, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करता है डेल्टा टीबी में, कोई दिक्कत, ओके 0.88 लिख दो। केबी ये देखिए रहा कितना है 2.53, वेट ऑफ सल्यूट देखो जी कितना है सल्यूट 1.8, मोलर मास ही तो निकालना था, लेट अस से x, वेट ऑफ सोलवेंट देखो 90 इंटू में 1000, तो x विल बी 2.53, 1.8 इंटू में 1000, 90 इंटू में 0.88, सॉल्व कर लेंगे x आ जाएगा, एंड दिस आंसर शुड बी इन ग्राम, क्योंकि मास है, क्या है बेटा जी, मास है। दोबारा सुन लो, डेल्टा टीबी बच्चों को निकालने में दिक्कत आती है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ऑलवेज बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, प्लीज ट्राई, ये वाला सेम है एज अबव, प्लीज ट्राई करो, खुद से एक बार पुट करने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई वंस। प्लीज ट्राई वंस, जैसे अभी किया था, पहले डेल्टा टीबी निकालो, भाई देखिए, डेल्टा टीबी के बी वेट ऑफ सल्यूट, वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट इंटू में 1000 होता है। सबसे पहले आपको डेल्टा टीबी निकालना है, देखो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 56.55 में से
फिक्स 56.3 कर दो, 5 2, तो कितना आया 0.25। योर केबी, ओके रुक गई, केबी निकालना है। ओके वेट ऑफ सल्यूट 0.73, इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा जी 152। ओके वेट ऑफ सॉल्वेंट 36.8 इंटू में 1000, कोई दिक्कत? वेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास, यहां तक का क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां से केबी निकाल ले, कैसे होएगा देख, 0.25 152 36.8 डिवाइडेड बाय 0.73 इंटू में मेरा 1000, ये आ गया मेरा केबी। कोई इशू? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये फॉर्मूला बैक रिवर्ट करेगा, ध्यान से सुनना। अ सोल्यूशन ऑफ दिस 0.564 56.46 कह रहा है। ओके तो अब डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे? 56.46 में से 56.3 गए, कितना आएगा 0.16। तो अब मेरा डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.16। वेट कितना है 0.564। वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम वेट कह रहा है, यानी कि 36.8। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना है, इंटू में 1000, के भी रखो 0.25 152 36.8 ऊपर ही है, डिवाइडेड बाय 0.73 इंटू में 1000। सुन लो 36.8 से 36.8 कैंसल, 1000 से ये 1000 कैंसल, x विल बी 0.564 0.25 152 डिवाइडेड बाय 0.73। यहां तक का डाटा यूज करके केबी निकलना था, केबी नेक्स्ट डाटा में पुट होके मॉलिक्यूलर मास निकलना था, दैट्स इट। पहले वाले केस से केबी निकलना था, वो केबी एज इट इज दूसरे वाले में पुट होना था। कोई दिक्कत? पहले वाले केस से केबी निकलना था, दूसरे में एज इट इज पुट होना था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाई सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ये तो डायरेक्ट है, फिर बताती हूं उसके बाद क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालो प्लीज, मॉलिक्यूलर मास निकालो। मैं फॉर्मूला लिख देती हूं, आप लोग सब्स्टिट्यूट करो प्लीज। डेल्टा टीबी केबी वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट इंटू में 1000। भैया ये बताओ ये क्या दे रखा है, डेल्टा टीबी या टीबी? ठीक है डेल्टा टीबी। केबी बोलो, ठीक है ये भी तुम्हें पता लग रहा है। कितना सल्फर डाला? वेरी गुड। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास मैंने तुम्हें कहा निकालो, कोई दिक्कत? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा जी 40 इंटू में 1000, एक्स की वैल्यू 2.53 3.24 इंटू में 1000 बाय में 0.81 इंटू में 40। बेटा जी ये कितना आ रहा है, लगभग 253 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कोई दिक्कत? 253, कोई बात नहीं। अब तुझे SX निकालना है कि ये सल्फर कितना होगा। 253 को X निकालने के लिए आप 32 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एक का 32 होता है, कितने S होंगे ये चेक करना है। नियर अबाउट ये 8 आएगा, तो फॉर्मूला इज 7.9 इज अप्रोक्सीमेटली 8, S8 फॉर्मूला हो गया। जो भी तेरा आंसर आ रहा है उसको 32 से डिवाइड कर दे, क्योंकि सल्फर का एक का 32 होता है, नंबर ऑफ सल्फर्स आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। देखो सब कुछ गिवन होता है, देखो डेल्टा टीबी ये रहा, केबी तेरा ये रहा, वेट ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, करना क्या है कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? आगे चलते हैं, प्लीज अप्लाई। मैं आपको फिर से लिख के दे रही हूं फॉर्मूला, एक बार पुट करने की कोशिश करिए। डेल्टा टीबी केबी वेट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। एक मिनट खुद दिमाग लगाओ इस पे, प्लीज ट्राई वंस तभी बात बनेगी, प्लीज ट्राई वंस तभी बात बनेगी, प्लीज ट्राई वंस।
प्लीज ट्राई वंस, तभी बात बनेगी, तो नहीं आएगा। देखो क्या क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना मतलब डेल्टा टीबी निकालना होगा। क्या आपको केबी गिवन है, दिमाग लगाओ, पुट करो, फिर केबी गिवन है तो पुट करो, केबी 0.52 पुट कर दो। क्या आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है? हाँ गिवन है। वन कितना गिवन है? 18। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, देखो पुट करके देखो, एक अगर नहीं पता तो मैं पुट करूंगी, कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। करो करो, ट्राई करो, पुट करो, कोशिश करो, क्वेश्चन मत लिखो, सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ, ये तो तुम्हारे को मिल जाएगी पीडीएफ। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हो डेल्टा टीबी मुझे निकालना, मैंने आपको कह दिया बॉइलिंग पॉइंट पे बात चल रही है। 0.52 वेट ऑफ सल्यूट आपका 18 है, मॉलिक्यूलर मास आपका 180 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलो मतलब 1000 कैंसल 10, तो मेरा 0.052 आ रहा है। ओके, अब अगर आपका सॉल्वेंट पानी हो तो टीबी निकालने का तरीका होता है 100 ऐड कर दे, बस 100 ऐड कर दे, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट हो वो ऐड कर दिया करो, तो ये कितना आ जाएगा 100.052। डेल्टा टीबी में अपने सॉल्वेंट का टीबी ऐड कर दो, वो आपका 100.052 आ रहा है। कोई दिक्कत? वो आपकी मर्जी है, टीबी किसी में भी हो सकता है, इट कैन बी डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी केल्विन। नेक्स्ट इज, अब प्लीज अप्लाई करो डेल्टा टीबी केबी वेट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, बेटा जी वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, प्लीज अप्लाई फास्ट। आपको दो टेम्परेचर गिवन है, सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालो, बड़े में से छोटे को माइनस करके। आप सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालो, बड़े में से छोटे को माइनस करके, फास्ट। सबसे पहले डेल्टा टीबी पे टारगेट करो, बड़े में से छोटे को माइनस करके, वेट ऑफ सल्यूट ढूंढने की कोशिश करो, उसका मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है x मानो, वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढने की कोशिश करो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। कितना आ रहा है सुनो, डेल्टा टीबी 36.86, आपको दो टेम्परेचर दे रखे होंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 1.26 ये आ गया, केबी 2.02, मैंने कहा ओके। बेटा जी वेट ऑफ सल्यूट 8, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ओके। वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 इक्वल टू 2.02 इंटू 8 इंटू 100 1.26 इंटू 100, आंसर शुड बी इन ग्राम्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, फिर से लगाओ डेल्टा टीबी केबी वेट ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000, प्लीज अप्लाई। डेल्टा टीबी निकालना है आपकी बात, डेल्टा टीबी केबी वेट ऑफ सल्यूट 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेल्टा टीबी निकालना है, आपका केबी कितना 0.52, वेट ऑफ सल्यूट 18, मॉलिक्यूलर मास भैया ग्लूकोज का 180 होता है, आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही सुक्रोज का 342, यूरिया का 60, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास यू मस्ट नो इट इज 180, सुक्रोज 342, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब पे।
अब यूरिया बोले तो 60, ये कुछ है जो आपको नाम से ही पता होनी चाहिए। तो ग्लूकोज 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 इंटू में 1000, फिर से कितना है 0.052, लेकिन आपको तो टीबी चाहिए था, वाटर है, तो 100 क्या कर देंगे बेटा जी, ऐड 100 क्या कर देंगे, ऐड। ओके, तो अब हम शिफ्ट हो रहे हैं भाई अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जिनका मिस भी हुआ है। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी यूनिक होती है, कहीं से भी पिकअप कर सकते हो, आप इसको ही पहली मान लो, समझे मेरी बात। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग। अब मैं आपको बता रही हूं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ध्यान से समझना, जब आपके दोनों फॉर्म का वेपर प्रेशर सेम हो। कौन सी दोनों फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सेम हो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। When the vapor pressure of solid form is equal to the vapor pressure of the liquid form, it's called freezing point. When the vapor pressure of solid form is equal to the vapor pressure of liquid form, at that temperature it is called freezing point. कोई दिक्कत? ओके, अब मैंने क्या करा, दोबारा सुन लो जिसको नहीं समझ में आया। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा जी वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म का इक्वल हो वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म के। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म का इक्वल हो लिक्विड फॉर्म के। कोई दिक्कत? ओके, एग्रीड। आगे समझा, मैंने कहा अभी समझाती हूं। पहले आप सॉल्वेंट लेते हो, क्या लेते हो, सॉल्वेंट। सुन मेरी बात, ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म है, ये सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म है। ऑब्वियस ही बात है, जब तू टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो कोई भी सॉलिड किसमें बदलेगा, कोई भी सॉलिड किसमें बदलेगा, लिक्विड में। ठीक है, आप लोग ये देखो, अगर सॉलिड फॉर्म भी है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बेटा जी लिक्विड फॉर्म भी है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। वेपर्स की फॉर्म बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप ये बताओ, देख बट ना एक बात आपको और समझानी है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड में ना वेपर प्रेशर में बहुत अंतर होता है, इसलिए ये किंक सा आ रहा है, दिख रहा है ये किंक सा। अब मेरे को ये बताओ कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म कोएग्जिस्ट कहां करेगी, सॉलिड 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 सॉलिड, पहला लिक्विड अपीयर, लिक्विड 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 लिक्विड। तो यहां पे आपके सॉलिड और लिक्विड क्या है, सेम। कैन आई से सॉलिड लिक्विड, तो ये जो पिन पॉइंट है वहां पे तेरा सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, दोनों होंगे, दोनों होंगे। और उसी को क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। देख ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, सॉल्वेंट का। किसका, सॉल्वेंट का। क्यों भाई, सॉल्वेंट की तो लाइन थी, जिसकी लाइन होगी उसी का तो होगा। सॉल्वेंट की लाइन थी सॉलिड लिक्विड, तो वो जहां पे दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तेरा फ्रीजिंग पॉइंट हुआ किसका, सॉल्वेंट का। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जा, जब तूने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, क्या डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। भैया खुद तो बनाता नहीं था और दूसरे को बढ़ाने में क्या करता था, हिंडर्ड। भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा मन है पढ़ाने का, तुम्हारा जाने का मन है, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। समझ गए मेरी बात? तो मैं तुम्हारे लिए क्या हुई, हिंडर्ड। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर नॉन वॉलेटाइल था, मैं बाहर घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखती, मैं वेपर बनाने में विश्वास नहीं रखती, तो तुमको भी नहीं जाने दूंगी। समझ गए मेरी बात? तो मेरा अगर नेचर नॉन वॉलेटाइल है तो मैं तुम्हारे लिए भी हिंड्रेंस पोज करूंगी। समझ गया? तो तुम्हारे जाने के रेट पे घटोतरी या बढ़ोतरी, घटोतरी। तो इसलिए ये लाइन क्या आ रही है, नीचे। इसके अंदर सल्यूट मिला दिए गए हैं, सोल्यूशन की लाइन है। आपसे ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, तो कुछ नहीं, सॉलिड लिक्विड। मेरे को लग रहा है पॉइंट्स पूछेगा यहाँ पे। मैं तो कह सकती हूँ ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाली एरिया, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट डज दिस पॉइंट डिस्क्राइब, व्हाट डज दिस पॉइंट। बनेगी केस स्टडी। प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, नीचे वाली सोल्यूशन जहां ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, और यहां पर भी तो ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी गुड। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सोल्यूशन का। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। बेटा जी घटा या बड़ा,
इसलिए वर्ड क्या आ रहा है, डिप्रेशन। इसलिए वर्ड क्या आ रहा है, डिप्रेशन। तो डेल्टा टी एफ क्या हो गया, टी नॉट एफ माइनस का टी एफ। क्योंकि मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था कि हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं। तो बड़ा इस केस में सोलवेंट है, छोटा इस केस में सोल्यूशन है, यू कैन सी। कोई दिक्कत? तो ये किसका हुआ बेटा जी, सॉल्वेंट का। ये किसका हुआ बेटा जी, सोल्यूशन का। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भैया मेरा नेचर तुम्हारे लिए नॉन वोलेटाइल है, मैं एक, अब मेरे जैसे दो, अब मेरे जैसे तीन, मेरे जैसे चार जो नॉन वोलेटाइल है, मेरे जैसे चार लोग आगे तेरे को रोकने के लिए, तो वो जो घटोतरी है वो ज्यादा होगी या कम, ज्यादा। तीन में उसके कंपैरिजन में कम, दो में उसके कंपैरिजन में कम, एक में उसके कंपैरिजन में और कम। तो कहना इसे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जितने मेरे जैसे लोग आएंगे उतनी ज्यादा घटोतरी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। व्हाट डज दिस के एफ रिप्रेजेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या आप इसको बोलते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या तो आप इसको बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या आप इसको बोलते हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, फिर इसकी डिफाइन आती है, सुनो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा जी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट व्हेन योर मोलालिटी इज 1, when your molality is 1, when your molality is 1, तो हम तब बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब आप लोग प्लीज फॉर्मूले लिखो। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले ही काम आएंगे, डिस्क्रिप्शन काम आएगी, डिफाइन पूछ सकता है, दैट्स इट। चौथा फॉर्मूला के एफ निकालने का, एम आर टी स्क्वेयर डेल्टा एच फ्यूजन का इंटू में 1000। मुझे ये तीन इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर भी मैंने अपनी तरफ से फोर्थ वन बता दिया। मुझे ये तीन इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर भी मैंने अपनी तरफ से फोर्थ वन बता दिया। मुझे ये तीन इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैंने फिर भी फोर्थ वन बता दिया। कोई दिक्कत? प्लीज बी फोकस्ड। अगर अभी भी कंसंट्रेशन से सुनोगे, सारे के सारे टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएंगे, कोई काम नहीं आएंगे तुम्हारी आपस की बातें, ये मेरी गारंटी है। एंटी फ्रीज क्या है, सुन लो। एंटी फ्रीज क्या होता है? कुछ कंट्रीज का ना जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से, मतलब विंटर्स के अंदर 0 डिग्री से कम चला जाता है, जैसे -2, -5, -10, -12। इतना भी कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर -12 हो जाता है। अच्छा, हमारे कार्स के अंदर ना कूलेंट डलता है जो कि इंजन को ठंडा करता है। तो यहां पर क्योंकि इतना माइनस में नहीं जाता, तो हम एज अ कूलेंट वाटर यूज कर सकते हैं। कईयों में देखा होगा कि जब कभी कार जैसे धुआं छोड़ने लग जाती है तो वो लोग रुक के ना उसके अंदर पानी डालते हैं, तो वो पानी क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है, कूलेंट का काम करता है। लेकिन सब जीरोज वेदर में ये पानी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वाटर तो 0 डिग्री में फ्रीज हो जाएगा। वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, तो वो इंजन को ठंडा कैसे करेगा, राइट? उस केस में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, विच इज एंटी फ्रीज, जो उसको फ्रीज होने नहीं देगा और वो इंजन को ठंडा कर देगा। तो भाई इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि OH ग्रुप है, राइट? OH ग्रुप आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो सब जीरोज वेदर में वाटर फ्रीज हो जाता है, तो उसके अंदर एंटी फ्रीज डाला जाता है ताकि हम कूलेंट एज अ इंजन को ठंडा कर सकें, कूलेंट के पर्पज से। कोई दिक्कत? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन हम यूज करते हैं, एंड दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, यूज इन कार रेडिएटर्स विच लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो उसको वो फ्रीज नहीं होने देगा और आपके इंजन को भी ठंडा रखेगा। तो जितने भी टेम्परेचर जो एरिया में जितने भी हो जाते हैं ना, जैसे कि -10, -12, -6, 0 से नीचे जितना भी होगा, नेगेटिव में जिनके टेम्परेचर होंगे, वहां पर हमारे को कार में इथाइलिन ग्लाइकोल डलवाना जरूरी होता है एज अ कूलेंट, क्योंकि वहां पे वाटर फ्रीज कर जाएगा तो दिक्कत होती है, कार चल नहीं पाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अच्छा, अब जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहां पे ना
स्नोज को क्लियर आउट करने के लिए हम NaCl यूज करते हैं, मैं बताती हूँ, क्योंकि NaCl या कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। तो हम लोग स्नोज को क्लियर करने के लिए रोड पे ना बहुत यहां तक स्नोज हो जाती है, मतलब इतनी लंबी इतनी बड़े, तो उस चीज को क्लियर आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl यूज करते हैं, CaCl2 यूज करते हैं, MgCl2 यूज करते हैं, तो पार्टिकल बढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मान लें NaCl यूज किया, पार्टिकल कितने हो गए, 2 पार्टिकल 2 हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, तो उससे क्लियर हो जाती है। कोई दिक्कत? हाँ जी, डेल्टा TF KF weight of solute, molecular mass of solute, weight of solvent into 1000, please apply। C2H6O2 का आप निकाल सकते हो, करो भाई, C2H6O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो फास्ट। मैं 2 मिनट तुम्हारे लिए रुक गई, प्लीज ट्राई। आप C2H6O2 का निकाल सकते हो, 62 आना चाहिए। देखो C2 यानी कि 24, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 6, 16 2 32, तो ये कितना हो गया 12, और ये कितना आ रहा है 62। तो KF कितना है, पढ़ो 1.86, ये लिखा। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 45, ओके। मॉलिक्यूलर मास आपने बोला 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600, इंटू में 1000, कर दो सॉल्व। कर दो एक बार सॉल्व, कितना आ रहा है 2.25, ओके। अगर तेरा वाटर हो ना तो TF निकालने का तरीका है इसका नेगेटिव, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि पानी का तो 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, तो उससे TF कैसे निकलता है उसका नेगेटिव कर दे, जो भी आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्लीज। Please apply this. Delta TF KF weight of solute, molecular mass of solute, weight of solvent into में 1000. Please try. डेल्टा TF कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। भाई स्टार्ट। देखिए यहां पर तुमको एक बड़ी दिक्कत आ रही होगी, बता देती हूँ क्या। पहली बात ये तो माइनस आसानी से हो रहा है, 5.03 कितना आ रहा है 0.48 या 48 आना चाहिए, 48 आएगा 0.48। KF कितना है 5.12। बेटा जी वेट ऑफ सॉल्यूट 0.643 इनटू में 1000, मॉलिक्यूलर मास ही निकालना था। यहां दे रखा है ml, लेना वेट ऑफ सोलवेंट। क्या करें मैं बताती हूँ, कुछ मत कर। डेंसिटी क्या होती है बोल दे आज, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास। डेंसिटी 0.879, वॉल्यूम तेरा 50, 0.879 इंटू 50 वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है बेटा जी मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा। सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा 156 पूरा पूरा ग्राम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज भाई मैं आपको बताती हूं, यहां तक का डाटा उठा के KF निकलेगा, यहां तक का डाटा उठा के KF निकलेगा।
और फिर आगे पुट करोगे। जितना बोला जाए उतना करो प्लीज। डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ, weight of solute, molecular mass of solute, weight of solvent into में 1000। सबसे पहले आप यहां से KF निकालो, ये काम है आपका। पुट करो, आ जाएगा। डेल्टा टीएफ दिख रहा है 0.211 है, देखो ध्यान से। डेल्टा टीएफ दिख रहा है, वेट ऑफ सोल्यूट दिख रहा है, कितने में डाला दिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट केस में दे रखा है, बच्चा क्या देखो सब कुछ दिख रहा है। इपाई से डेल्टा टीएफ ये रहा दिख रहा है, इपाई से केएफ निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट देखिए रहा 1.02, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोले, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98.5 इंटू में 1000, कोई दिक्कत। अब यही फॉर्मूला दोबारा लगेगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने पहले एक्स मान लिया निकालना था, इंटू में 1000। देख डेल्टा टीएफ अब की बार डिप्रेशन कितने का 0.34, ओके मैंने केएफ को अभी केएफ ही रहने दिया। वेट ऑफ सल्यूट बोल 1.6, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल 86 इंटू में एक्स 1000, कुछ मत कर, दोनों को नॉर्मली डिवाइड कर दे, नॉर्मली डिवाइड कर दे। 0.211 केएफ 1.02 60 98.5 1000, ओके इधर से ये 0.34 नॉर्मली डिवाइड कर दे तो भी आ जाएगा। केएफ 1.6 1000 86 एक्स, केएफ से केएफ कैंसल, 1000 से 1000 कैंसल, अब ये एक्स आपको निकालना है, नॉर्मली भी डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा, तो ये केएफ से केएफ कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ethylene glycol is a common automobile antifreeze. Calculate the freezing point of solution containing 12.4 gram of this substance in 100 gram of water. Okay. Would it is advisable to keep this substance in car radiator during summers? Okay. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। Calculate the freezing point क्या है? पहले हम उस पर फोकस करते हैं। Delta TF is equals to delta TF is equals to KF, weight of solute, molecular mass of solute into में weight of solvent into में 1000, ये होता है जी। ओके तो सबसे पहले ये डेल्टा TF निकालो, प्लीज ट्राई, निकालो, निकालो, प्लीज ट्राई वंस। Please try once. देखिए केएफ दे रखा है, वन 1.86, वेट ऑफ सल्यूट 12.4, मॉलिक्यूलर मास 62, वेट ऑफ सोलवेंट 100 इंटू में 1000, करना सॉल्व 3 पॉइंट, ठीक है। अभी मैंने तेरे को बोला था अगर पानी हो तो टीएफ कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब ना तू तेरे को ये पूछ रहा है ना, ये यहां तक का तो क्वेश्चन सोल्व हो गया,
वुड इट एडवाइजेबल। तो आपको डेल्टा टीबी टीबी देखना होता है, क्या देखना होता है, टीबी। तो आप कुछ मत करो, डेल्टा टीबी भी निकाल दो। प्लीज ट्राई। के भी कितना है, 0.512। वेट ऑफ सल्यूट 12.4, मॉलिक्यूलर मास 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100, इनटू में 1000, ये लगभग 2 हो गया, मैंने इसको भी कट कर दिया। 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.024। इससे टीबी निकाल लेगी 100.024। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाइयर है तेरे रूम टेम्परेचर से, तो एडवाइजेबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर तेरा हाइयर हो रूम टेम्परेचर से, इट इज एडवाइजेबल। अगर लेस हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। 101 आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी 100 से तो ऊपर ही है। 1.024। तो टीबी देखो, बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, कोई बात नहीं, 1.02 ठीक है। 1.1024। 101.024। अच्छा चलो, जो भी टेम्परेचर आ रहा है ये आपके रूम टेम्परेचर ज्यादा है ना, 100 से ऊपर आ रहा है ना, 100 से ऊपर आ तो इट इज एडवाइजेबल, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। समझ गए? तो ये मैंने लिख दिया तुम्हारे हिंट के लिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर ज्यादा हो तो आप कहते हो इट इज एडवाइजेबल, इट इज अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुन लो, आपने क्या करना है, ध्यान से समझना। पहली बात ये देखो किसका क्वेश्चन है, इसने बोला फ्रीजिंग पॉइंट का। 2 केसेस है, 2 बार लोगे, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास को मैंने XAB2 लिख दिया क्योंकि मैं AB2 के लिए अप्लाई कर रही हूँ। वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000। फर्स्ट केस के लिए आप लोग अप्लाई करो, फिर सेकंड के लिए बताती हूँ। डेल्टा TF KF वेट ऑफ सल्यूट X AB4, वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000। 2 केसेस है, दोनों केसेस के लिए अलग अलग अप्लाई करो। जैसे AB2 के लिए डिप्रेशन कितना बोला, इट शुड बी 2.3। KF को KF कितना है, 5.1। ओके, वेट ऑफ 1 ग्राम ये है, 20 तेरा ये है, XAB2 तुझे निकालना है इनटू में 1000। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ AB2। AB2 सोल्यूट है ना इसमें, बेंजीन तो सॉल्वेंट का काम करता है। डेल्टा TF 1.3, 5.1, वेट ऑफ सल्यूट अगली भी बार 1 है, बेंजीन सेम है 20, XAB4 आपको निकालना है 1000। एक बार निकालो XAB2, 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 2.3। XAB4 निकालो एक बार, 5.1 इंटू 1000 20 बाय 1.3। बताइए कितना आ रहा है प्लीज। AB2 100, ओके, AB4 AB4 ज्यादा आएगा, कर लो कैलकुलेट, कोई बात नहीं, बता दो, कर लो एक बार कैलकुलेट। इसका प्लीज वेट। वन 96.15 आ रहा है। वन 0.86 आ रहा है, राइट।
AB2 का मतलब क्या है? A प्लस 2B, मतलब एक A का मास, 2 B का मास, विच इज इक्वल टू 110.86। AB4 का मतलब क्या है? A प्लस 4B, विच इज इक्वल टू 196.15। मैथ्स का एलिमिनेशन लगा दो, ये और भी आ जाएगा, यही निकालना था। कोई दिक्कत? डेल्टा टी एफ के एफ एम लगा दो, डेल्टा टी एफ के एफ एम लगा दो, वहां से उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वहां से निकालो, और A प्लस 2B A प्लस 4B। कोई दिक्कत? चले आगे। हाँ जी, सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए सल्फर का, इस फॉर्मूले को यूज करके। स्टार्ट। नहीं समझा? हाँ जी, 0.383, KF आपका 3.83, वेट ऑफ सल्यूट आपका 2.56, सल्फर का एक्स मान लो, सॉल्वेंट आपका 100 इंटू में 1000। भैया मेरा सोल्व करके 256 आ रहा है, आ गया। अब तेरे को सल्फर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तू उसको SX मान ले। इसका x कैसे निकालोगे? 256 डिवाइडेड बाय 32, ये आ रहा है 8, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एसिड। कोई दिक्कत? प्लीज ट्राई। सुनिए, मॉलिक्यूलर मास ही निकालना, आप लोग खुद बताओगे इसका आंसर। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू में वेट ऑफ सोलवेंट इनटू में बेटा जी 1000। आई नो आप लोग कर सकते हो, पूरी वैल्यू के साथ आप बताओगे, देखना अभी 2 मिनट में। हाँ जी, करते हैं सॉल्व। डेल्टा डी एफ कितना है? 0.40, ये रहा। के एफ 5.12, ये रहा। 1 ये रहा, इंटू में 1000, मॉलिक्यूलर मास निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 x आ जाएगा। कोई दिक्कत? 286 इज द राइट आंसर, जो भी आ रहा है, मतलब 200 की रेंज में, ये तो दिख ही रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। भाई डेल्टा टीएफ क्या होता है? के एफ एम, यहां से आप एम निकालोगे, डेल्टा टीएफ बाय के एफ। डेल्टा टीबी क्या होता है? के बी एम। जो आप एम वहां से निकालोगे ना, यहां पे पुटिंग होनी है। देखो डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा? 273 में से 272.07 माइनस करो, जल्दी कितना बन रहा है? करना माइनस 0.93, ओके। के एफ 1.86, कोई दिक्कत? अब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, के भी तेरे को 0.512 है, 0.93 इंटू 1.86,
512 है, ये 0.5 आ रहा है, कर दीजिए। पानी है तो 100 ऐड करके बता देंगे, पानी है तो 100 ऐड करके बता देंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे, पक्का? यो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक है कि सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते हैं 15-20 मिनट, फिर उसके बाद कल ये